आप सभी को पुनः एक बार मेरा नमस्कार। पिछले कुछ वीडियोस में हमने आपसे राजनीतिक भूगोल के परिचय, उससे संबंधित परिभाषाएं और प्रकृति को शेयर किया था। और आज का जो लेक्चर है वह है राजनीतिक भूगोल के विशेष क्षेत्र के संबंध में। जब भी हम बात करते हैं विशेष क्षेत्र की, तो उसमें होता है कि पर्टिकुलर जो सब्जेक्ट है वो किन किन जो क्षेत्र हैं, जो फील्ड्स हैं, उनको छूता है। अर्थात उसके अंदर हम किन किन विषयों के अध्ययन को सम्मिलित करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे राजनीतिक भूगोल के विशेष क्षेत्र के बारे में। अगर राजनीतिक भूगोल के विशेष क्षेत्र को देखें तो हम किसी भी अध्ययन का जो वर्ण विषय है उसकी विषय वस्तु अथवा क्षेत्र होता है। अतः अध्ययन हेतु क्या सम्मिलित किया जाना चाहिए और क्या नहीं किया जाना चाहिए, ये बहुत आवश्यक चीज है। किसी विज्ञान के संबंध में संबंध करना आवश्यक होता है। राजनीतिक भूगोल मुख्यतः एक प्रासंगिक अध्ययन है। इसके अंतर्गत अध्ययन प्रसंग राजनीति दृष्टि से संगठित क्षेत्र अथवा राज्य है। राजनीतिक क्षेत्र वह होता है जिसमें सर्वत्र एक अथवा एक से अधिक समरूप राजनीतिक घटनाएं पाई जाती हैं। राजनीतिक घटनाएं क्या है? राजनीतिक घटनाएं वे हैं जो राजनीतिक लक्षणों से संबंधित होती हैं एवं जिनका उद्भव राजनीतिक विचारों में निहित शक्तियों के कारण होता है। राजनीतिक भूगोल के अध्ययन में लक्षणों पर अधिक बल दिया जाता है। फिर भी राजनीतिक व्यवहार एवं विचार को समाविष्ट इसलिए आवश्यक करना होता है क्योंकि राजनीतिक लक्षणों की उत्पत्ति उन्हीं से संबंधित होती है। राजनीतिक भूगोल के क्षेत्र की बात करें आगे तो यह बहुत विस्तृत क्षेत्र है राजनीतिक भूगोल का। चाहे आप विश्व से में अनेक राज्य हैं, प्रत्येक राज्य अपनी आवश्यकता की संपूर्ण वस्तुओं का उत्पादन नहीं करता है। अतः उसे किसी न किसी वस्तु हेतु अन्य राज्यों पर आश्रित होना पड़ता है, जिससे राज्यों में अंतर संबंध उत्पन्न होता है। वाणिज्य व व्यापार का विकास भी होता है साथ साथ एवं वस्तुओं के उत्पादन व उपभोग से संबंधित विशिष्ट प्रकार की नीतियों का निर्धारण भी किया जाता है। राजनीतिक क्रियाकलाप होते हैं जैसे अंतरराज्यीय संबंध होते हैं। राज्य को नीति व निर्णय देश के विकास से संबंधित विविध अवयवों को किसी न किसी रूप में प्रभावित करते हैं। वर्तमान काल में राजनीतिक निर्णय व राजनीतिक नीति प्रक्रिया का महत्व मानव हेतु उत्तरोत्तर बढ़ता जा रहा है। इन सभी पक्षों का अध्ययन राजनीतिक भूगोल के विशेष क्षेत्र के अंतर्गत किया जाता है। राजनीतिक भूगोल में राज्य के विविध पक्षों का, जैसे कि राज्य की प्रकृति तत्व, आर्थिक तत्व, जनसंख्या की विविध विशेषताएं जैसे आंतरिक तथ्य एवं बाह्य अंतर संबंधों का अध्ययन ही राजनीतिक भूगोल का मुख्य क्षेत्र है। वर्तमान समय में विधि तंत्रात्मक विकास के परिणाम स्वरूप सभी तथ्यों के व्यवहारात्मक पक्ष पर अधिक बल दिया जाता है। राज्य के अतिरिक्त अन्य विभिन्न स्तरीय संगठित राजनीतिक क्षेत्रों का अध्ययन भी राजनीतिक भूगोल में सम्मिलित है। इसमें विश्व स्तर पर संयुक्त राज्य संघ हो गए तथा प्रादेशिक स्तर पर सामरिक, सांस्कृतिक और आर्थिक संगठन जैसे नाटो, अरब लीग एवं कोलंबो प्लान इत्यादि हैं। परिधीय रूप में राजनीतिक भूगोल उन क्षेत्रों का भी अध्ययन करता है जो राजनीतिक दृष्टि से संगठित नहीं है, फिर भी किसी भी प्रकार से राजनीतिक घटना से संबंधित होते हैं तथा भविष्य में संभावित राजनीतिक क्षेत्र हो सकते हैं, जैसे ईरान, इराक, तुर्की, रूस तथा सीरिया के सीमांत क्षेत्र में विस्तृत कुर्द जाति द्वारा आवासित भाग। यद्यपि राज्यों के भौगोलिक अध्ययन के रूप में राजनीतिक भूगोल की विषय वस्तु एवं उद्देश्य निश्चित एवं विवाद रहित है, फिर भी राज्यों के अध्ययन में
किस दृष्टिकोण को अपनाया जाए, इसके संबंध में भूगोलवेत्ताओं के मध्य मतभेद है। विभिन्न भूगोलवेत्ताओं ने विषय को इससे संबंधित व्याख्या भिन्न भिन्न दृष्टिकोणों के आधार पर की है। राज्य के भू राजनीतिक सत्ता के रूप में परीक्षण हेतु विविध विचारों में 3 विचार विशेष रूप से उल्लेखनीय है, जिनको आज हम यहाँ पर आपके साथ डिस्कस करेंगे। जो पहला विचार है वह है राज्य की राजनीतिक भू दृश्यावली संबंधी विचारधारा। दूसरा है राज्य की राजनीतिक पारिस्थितिकी संबंधी विचारधारा और तीसरी है राज्य की जैविकीय विचारधारा। बच्चों, ये हम आपको जो राजनीतिक भूगोल का विशेष क्षेत्र है, ये मैं अलग अलग 3 तरीके से आपको समझाऊंगी। तो आज जो टॉपिक है, आज जो हमारा लेक्चर है, वो मोस्टली जो डील करेगा वह इन तीनों विचारधाराओं पर आधारित है। तो अब हम शुरू करते हैं राज्य की राजनीतिक भूदृश्यावली संबंधी विचारधारा से। और इसके जो प्रतिपादक रहे, जो इसका मुख्य अनुयायी रहे, वह रहे फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता। और फ्रांसीसी भूगोलवेत्ताओं ने का अध्ययन राजनीतिक भूदृश्यावली की व्याख्या के रूप में किया। इन्होंने राज्य संबंधी विभिन्न दृश्यमान तत्वों का अवलोकन किया एवं मानचित्र संपूर्ण सांस्कृतिक भूदृश्यावली के अंश के रूप में एवं अन्य श्रेणीय प्रारूप के रूप में भी किया। इस विचारधारा के अंतर्गत क्षेत्रीय दृष्टिकोण पर अधिक बल दिया गया। इसके अंतर्गत 4 प्रमुख अध्ययन बिंदुएं रही, जिसमें प्रथम राज्य के क्षेत्रीय लक्षण रहे, द्वितीय आंतरिक प्रारूप रहा, तृतीय में अंतस्थ तत्व रहे और चतुर्थ में बाह्य प्रारूप रहा। राज्य के जब क्षेत्रीय लक्षण की हम बात करते हैं तो उसमें स्थिति, आकार एवं आकृति, थ्रोड एवं नाभि क्षेत्र, विभिन्न स्तरीय प्रशासनिक इकाइयां आ जाती हैं। जब हम उसके आंतरिक प्रारूप की बात करते हैं तो उसमें प्रजाति आ जाती है, भाषा आ जाती है, धर्म आ जाता है, राजनीतिक दल आ जाते हैं, भाव पर आधारित विविधताएं आ जाती हैं एवं उनका विवरण इसमें आ जाता है। तीसरा जो है, जब हम राज्य के अंतस्थ तत्व की बात करते हैं तो उसमें सीमाएं आ जाती हैं, उनकी आकृति आ जाती है, सीमांत क्षेत्र आ जाते हैं, सीमा और अंतरस्थल आ जाते हैं। और चौथा जो बाह्य प्रारूप की हम बात करते हैं तो उसके अंतर्गत अंतरराष्ट्रीय समूहीकरण, औपनिवेशिक प्रारूप इत्यादि तत्व आ जाते हैं। राज्य की राजनीतिक परिस्थिति की संबंधी विचारधारा को हम लें अगर, तो इसमें अमेरिकी भूगोलवेत्ता जो थे उन्होंने मुख्यतः इसको प्रतिपादित किया। और इसके अनुसार राजनीतिक भूगोल राज्य शक्ति के मूल्यांकन हेतु राज्य की अर्थव्यवस्था का अध्ययन करता है। इसमें राज्य के कार्य तथा उससे संबंधित समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। इसके अंतर्गत विषय वस्तु का अध्ययन 5 प्रमुख तत्वों के आधार पर किया जाता है, जिसमें प्रथम है मानव समूह, जिसके अंदर हम उसकी उत्पत्ति, मानव की उत्पत्ति, उसकी वृद्धि एवं निर्जाति विशेषताओं का अध्ययन करते हैं। मानव समूह द्वारा अधिकृत क्षेत्र एवं तत्संबंधी विशेषताएं, जैसे कि क्षेत्रफल होता है या स्थिति है, संसाधन है, क्षेत्रीय विस्तार है, उसकी दिशाएं हैं एवं विस्तार है के ऐतिहासिक चरण इत्यादि का हम इसमें अध्ययन करते हैं। द्वितीय है मानव समूह के पोषण हेतु अर्थव्यवस्था, जिसमें संसाधन उपयोग के विभिन्न पक्ष जैसे उद्योग तथा तत्संबंधी संसाधन, संसाधन अतिरेक एवं अभाव, संसाधन संरक्षण संबंधी क्रियाएं तथा संसाधन विनिमय, इन सब का अध्ययन हम इसमें करते हैं। इसके अतिरिक्त इस तत्व के अंतर्गत हम अन्य 2 बिंदुएं और सम्मिलित करते हैं, जैसे प्रजा की सामाजिक अभिवृद्धि एवं नियंत्रण तथा अल्पसंख्यक एवं अन्य प्रकार की विविधताओं के अनुसार राष्ट्रीयता की संरचना। जब हम इसी में तृतीय
उपयुक्त अंतिम दो बिंदुओं को अर्थव्यवस्था में सम्मिलित करना तर्कसंगत प्रतीत नहीं होता है। ये वास्तव में समूह के पक्ष हैं जिनको प्रथम तत्व में सम्मिलित करना अधिक औचित्यपूर्ण होता। तृतीय क्षेत्र में संगठन समायोजन, इसके अंतर्गत राष्ट्रीय, प्रादेशिक एवं स्थानीय प्रशासन संबंधी विभिन्न प्रकार की व्यवस्थाएं सम्मिलित हैं। लास्ट में, चतुर्थ में, सीमा निर्धारण समायोजन, इसका पर्यावरण से संबंध तथा संबंधित विवादास्पद बिंदु। फिफ्थ में बाह्य समायोजन, जिसके अंतर्गत तीन बिंदुएं सम्मिलित होती हैं, जैसे राष्ट्रीय प्रशासनिक व्यवस्था, उपनिवेश प्रकार की राष्ट्र स्तर व्यवस्था तथा शांति, युद्ध, व्यापार तथा अन्य संबंधित प्रक्षेपित योजनाएं। अब जो लास्ट है जिसमें हम बात करेंगे राज्य की जैविकीय विचारधारा, इसमें जर्मन भूगोलवेत्ताओं का विशेष योगदान रहा और इस विचारधारा के अनुसार जो है राज्य को एक भू राजनीतिक जीव माना गया और इसे जीवित रहने हेतु क्षेत्र की आवश्यकता मानी गई कि अगर राज्य को जीवित रखना है तो उसके लिए क्षेत्र आवश्यक है और राज्य के विकास के अनुसार क्षेत्र विस्तार की आवश्यकता में भी वृद्धि होती जाती है। सबसे पहले इसमें जर्मन भूगोलवेत्ता रेड्सल ने जो थे वह इस विचारधारा के जनक रहे और उनके पश्चात स्वीडनवासी विचारक केजनल ने रेड्सल के विचारों का समर्थन किया, अपितु इनकी पुष्टि भी की। केजनल के अनुसार राज्य जीव का जो क्षेत्र है वह उसका शरीर होता है, सीमाएं उसका अंतस्थ अंग होती हैं, उत्पादन क्षेत्र भुजाएं होता है, परिवहन साधन रक्त तंत्र होते हैं एवं राजधानी उसका मस्तिष्क, हृदय और फेफड़े होते हैं। इस विचारधारा के और अधिक विकास में हॉशफर जो भी भू राजनीतिक रहे, जर्मन भू राजनीतिक रहे, का भी सक्रिय एवं व्यवहारिक योगदान रहा। राज्य की जैविक विचारधारा के अंतर्गत तीन आधारभूत बिंदुएं रही, जैसे पोषण क्षेत्र की संकल्पना, राज्य का आंतरिक एवं बाह्य व्यवहार और तत्संबंधी कूटनीति एवं युद्ध नीति। जैविकीय विचारधारा को भू राजनीति की संज्ञा भी प्रदान की गई। इस विचारधारा के अंतर्गत राजनीतिक भूगोल तथा भू राजनीतिक संबंधी विषय वस्तु का अध्ययन मुख्य रूप से चार तत्वों के आधार पर किया गया, जिसमें प्रथम रहा क्षेत्र के भौतिक गुण। अब भौतिक गुण के तहत आए इसमें विभिन्न इसके अंतर्गत अभिगम्यता एवं सामरिक कौशल की दृष्टि से स्थिति, गहनता एवं प्रतिरक्षा की दृष्टि से आकार, आकृति, प्रवेक्षता की दृष्टि से धरातलीय विशेषताएं और प्राकृतिक संसाधन सूची इत्यादि सम्मिलित इसमें की गई। दूसरी जो माना गया वह माना गया प्रजा को, और उसमें इसके अंतर्गत प्रजाति और नृजातीय समूह, जनसंख्या, संस्कृति, अर्थव्यवस्था और प्रशासन आदि बिंदुओं को इसमें सम्मिलित किया गया। थर्ड जो आया इसमें वह था तृतीय क्षेत्र के अवयव, और उन अवयवों में माना गया राजधानी को, क्रोड़ क्षेत्र को, अधिकार क्षेत्र को जिसमें प्रदेश और संचरण मार्ग रहे, सीमाएं, अंतस्थ क्षेत्र को, उपनिवेश एवं भूमि को, समुद्र एवं वायुमंडल में विस्तृत अधिकार क्षेत्र अथवा रॉम। चतुर्थ जनसंख्या क्षेत्र संगठित जीव, इसके अंतर्गत मुख्य अध्ययन बिंदु इस प्रकार है कि क्षेत्र की वृद्धि पर प्रसार, जनसंख्या संबंधी विभिन्न पक्ष, जनसंख्या संबंधी राष्ट्र नीति एवं व्यापार, सामरिक, रक्षा नीति, कूटनीति इत्यादि के रूप में राष्ट्र योजना। राजनीतिक भूगोल की विषय वस्तु को पूर्ण रूप से समझने हेतु संबंधों की व्याख्या आवश्यक है, अर्थात राजनीतिक भूगोल का अन्य विज्ञानों तथा साथ ही भूगोल की अन्य शाखाओं के साथ क्या संबंध है और इन संबंधों की प्रकृति क्या है का ज्ञान आवश्यक है, जिसे हम नेक्स्ट लेक्चर में आपके साथ शेयर करेंगे।